हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसे चल रहे हैं एग्ज़ाम। दोस्तों जैसे कि एग्ज़ाम अभी आपके सब सही गए हैं, और जो अगर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात जो हम कर रहे थे क्लास की, तो आपका एक कोर्स 12 का रह गया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं। तो आज का क्लास सेकेंड ईयर से रहेगा और आज हम करेंगे कोर्स 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट बी से रिलेटेड। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि फीडबैक ये मिल रहा है कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है, चाहे वो पार्ट सी में हो, डी में हो या बी में पूछे जाएं। ठीक है, तो पार्ट बी से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सिलेबस से, ठीक है, उसके लिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, व्यापक समर्थन जो किसी व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है, जो बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति को दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। पहली चीज, व्यापक का मतलब होता है सभी से सम्मिलित या सबसे संबंधित, चारों ओर से। अब यहाँ पर व्यापक समर्थन का मतलब होता है सहायता देना। ठीक है, मतलब इस स्तर पर सहायता देना कि मतलब उसके अलावा उनके पास कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, तो व्यापक का मतलब हो गया सभी क्षेत्रों से। यहाँ पर विकलांगता की बात हो रही है। ठीक है, उच्च समर्थन दिया जा रहा है विकलांग व्यक्ति को, तो व्यापक मतलब होगा उसके सभी क्षेत्र, जितने क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों के लिए सहायता देना। उच्च समर्थन या व्यापक समर्थन जो किसी व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है। पहलुओं से यानी कि घरेलू कौशल से, शारीरिक क्रियाओं से, गामक कौशल से, मानसिक क्रियाओं से, ठीक है, संवेगात्मक क्रियाओं से, भावनात्मक क्रियाओं से, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास, ऑलरेडी सभी संवेदीय कौशल जो हो गए उन सभी को मिलाकर व्यापक समर्थन जो किसी व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है, जो बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति को दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है, क्या कहलाता है? उच्च समर्थन। उच्च समर्थन। प्रश्न आएगा उच्च समर्थन को परिभाषित कीजिए, या उच्च समर्थन क्या है, एक लाइन में आपने बहुत इजीली इसको कर देना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, ऐसी स्थितियां यानी कि ऐसी कंडीशंस है जिसमें व्यक्ति को व्यवहारिक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिगत एवं संवेदीय कौशलों को करने में व्यापक समर्थन की आवश्यकता होती है, वह स्थिति क्या कहलाती है? जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि ऐसी स्थितियां जिसमें क्या है, व्यक्ति को व्यवहारिक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिगत एवं संवेदीय कौशल करने में व्यापक समर्थन, जिसमें क्या है सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर उसकी सहायता करनी होती है, ऐसी कंडीशंस क्या कहलाती हैं? गंभीर विकलांगता। गंभीर विकलांगता। ठीक है, गंभीर विकलांगता। प्रश्न आएगा गंभीर विकलांगता को परिभाषित कीजिए। आप परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं 2 नंबर में। तीसरा प्रश्न है, जिन विकलांग व्यक्तियों का IQ यानी कि बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है और विकास के सभी क्षेत्रों में देरी पाई जाती है, जिनमें स्पष्ट शारीरिक और जन्मजात असामान्यताएं पाई जाती है। स्पष्ट शारीरिक असमानता हम कह सकते हैं, जो व्यक्ति ना उठ सकता, ना बैठ सकता, ना लेटने की पोजीशन में है, वो करवट भी नहीं ले सकता। जन्मजात उसमें क्या है, शारीरिक असामान्यताएं पाई जाती हैं, वह स्थिति क्या कहलाती है? बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड लेवल, क्या कहलाती है? गहन विकलांगता। इस तरीके से आपको कहीं भी कोई भी परिभाषा नहीं कराएगा, ना कोई बताएगा। इतने छोटी सी लाइन में आप पूरी एक डिसेबिलिटी को डिफाइन करें, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं बताता होगा आपको। ठीक है, यानी कि प्रश्न आपको आएगा गहन विकलांगता को परिभाषित कीजिए, उच्च समर्थन को परिभाषित कीजिए, गंभीर विकलांगता को परिभाषित कीजिए। तो बहुत छोटी सी लाइन में आप इसको याद कर सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, IASSIDD की स्थापना कब हुई? 1984 में, सॉरी 64 में हुई थी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंतरिक समर्थन, सीमित समर्थन, विस्तृत समर्थन, व्यापक समर्थन सभी क्या हैं? समर्थन के स्तर हैं। कौन कौन सा? आंतरिक समर्थन, दूसरा है व्यापक समर्थन, तीसरा है विस्तृत समर्थन, चौथा है व्यापक समर्थन, तीसरा है सीमित समर्थन। ठीक है, सॉरी, पहला आंतरिक समर्थन, दूसरा सीमित समर्थन, तीसरा विस्तृत समर्थन, चौथा है व्यापक समर्थन। ठीक है, तो ये क्या है? समर्थन के स्तर, वो है स्तर, पूछ सकता है, समर्थन के स्तर हैं ये।
आपको 2 नंबर में या 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी व्यक्ति की विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि स्पेसिफिक उसकी क्या है, देखभाल की जा रही है, ठीक है, और प्रणाली कुशल सुविधा प्रदान करना, यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसको क्या सर्विसेज दे रही हैं। स्वास्थ्य इतिहास लेने के बाद शारीरिक परीक्षण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फिर से रिपीट करेंगे, किसी व्यक्ति की विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल दी जा रही है और प्रणाली के हिसाब से, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो उसके फिजिकल उसका जो है अभी स्तर है, लेवल है, ठीक है ना, उसके अनुसार क्या है, कुशल नर्सिंग सुविधा प्रदान करना और स्वास्थ्य से संबंधित, यानी कि हेल्थ से संबंधित हिस्ट्री लेना, ठीक है, यानी कि पूछताछ करना, हिस्ट्री लेना हम कह सकते हैं, ठीक है ना, पूछताछ करना और शारीरिक परीक्षण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेडिकल आकलन या मेडिकल असेसमेंट। मेडिकल आकलन, प्रश्न आपको आएगा आकलन। अरे यार जल्दी जल्दी में सब गलत हो रहा है, ठीक है। मेडिकल आकलन आपको आएगा, मेडिकल आकलन को परिभाषित कीजिए, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। अरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व, क्षमताओं के बारे में कुछ परिकल्पनाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए तकनीकों के संयोजन का उपयोग करना क्या कहलाता है। फिर से करेंगे, किसी व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व और क्षमताओं के बारे में कुछ परिकल्पनाओं तक पहुंचने के लिए मदद करने के लिए या पहुंचने में मदद करने के लिए जो तकनीकों का संयोजन उपयोग करना क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक आकलन। मनोवैज्ञानिक आकलन, प्रश्न आपको कहेगा मनोवैज्ञानिक आकलन को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से आपको प्रश्न 2 नंबर में देखने को आ भी रहे हैं, मैं देख रही हूँ, जहाँ से मैं करा रही हूँ वही प्रश्न आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ देखकर कि चलो अच्छी बात है कि मेरी जो मेहनत है ख़राब नहीं जा रही है, जो प्रिपरेशन हो रही है वही आ रहा है सारा कुछ। तो इस तरीके से 2 नंबर में प्रश्न आएगा, मेडिकल आकलन क्या है या मनोवैज्ञानिक आकलन क्या है। इस तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। 1 नंबर में भी मैंने देखे थे, बहुत सारे प्रश्न आए थे जो मैंने 2 नंबर में कराए हैं, ठीक है। तो सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले एग्जाम के लिए। सामाजिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन, धार्मिक आर्थिक संसाधन, शैक्षिक संसाधन और चिकित्सीय संसाधन, ये सभी क्या हैं, बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। सामाजिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन, धार्मिक आर्थिक संसाधन, शैक्षिक संसाधन, चिकित्सीय संसाधन, सभी क्या है, पारिवारिक संसाधन के प्रकार हैं। पारिवारिक संसाधन के प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे साधन जिनका उपयोग परिवार द्वारा कठिन परिस्थितियों में किया जाता है या कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जाता है, वे संसाधन क्या कहलाते हैं। वे साधन जिनका उपयोग परिवार द्वारा कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जाता है, वे साधन क्या कहलाते हैं, पारिवारिक संसाधन। पारिवारिक संसाधन, प्रश्न आपको आ सकता था या आ सकता है, पारिवारिक संसाधन को परिभाषित कीजिए, पारिवारिक संसाधन के प्रकार बताइए। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, चिकित्सीय, ये संसाधन क्या है, पारिवारिक संसाधन है। और वे साधन जिनका उपयोग परिवार द्वारा पारिवारिक स्थितियों को या परिवार द्वारा कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जाता है, वे साधन पारिवारिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये युक्तियां जो किसी कार्य को करने में सुविधा, सरलता प्रदान करने में मदद करती हैं, क्या कहलाती हैं, उपकरण कहलाती हैं। ठीक है, जो युक्तियां जो किसी कार्य को करने में सुविधा प्रदान करती हैं, सरलता प्रदान करती हैं या सरलता प्रदान करने में मदद करती हैं, क्या कहलाती हैं, उपकरण कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसे उपकरण जिनका प्राथमिक उद्देश्य, यानी कि ऐसे उपकरण जिनका प्राथमिक उद्देश्य किसी व्यक्ति या किसी विकलांग व्यक्ति की कार्य प्रणाली और स्वतंत्रता को बनाए रखना या सुधारना है या समग्र कल्याण करना है या समग्र कल्याण को बढ़ावा
देना है, ठीक है, क्या कहलाते हैं? सहायक उपकरण। फिर से करेंगे, ऐसे उपकरण जिनका प्राथमिक उद्देश्य, यानी कि ऐसे उपकरण जिनका प्राथमिक उद्देश्य किसी व्यक्ति या किसी विकलांग व्यक्ति की कार्य प्रणाली को स्वतंत्रता को बनाए रखना या सुधारना है ताकि समग्र कल्याण को बढ़ावा जा सके या बढ़ाया जा सके, ठीक है, या बढ़ावा दिया जा सके हो सकता है, या बढ़ाया जा सके। क्या कहलाते हैं? सहायक उपकरण। सहायक उपकरण 2 नंबर में आ सकता है। सहायक उपकरण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी नागरिक विकलांग सहित, यानी कोई किसी भी नागरिक, चाहे वो विकलांग हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, ठीक है, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना करें। ये किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है, या ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें किसी भी नागरिक विकलांग सही व्यक्ति के साथ किसी भी धर्म, मूल, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना करना, इसकी बात की गई है। तो आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद कौन सा है? 15 है और इसका अध्याय फर्स्ट है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 में अध्याय चैप्टर फर्स्ट में बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विकलांगों को सहित, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल के तहत या अंतर्गत विकलांगों सहित प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? आर्टिकल नंबर 21 में, ठीक है। 14 है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1987 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, केस फाइंडिंग, विकासात्मक स्क्रीनिंग, निदान कार्यक्रम और हस्तक्षेपों की व्यक्तिगत योजना बनाना, कार्यक्रम निगरानी करना, कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, सभी क्या हैं? योजना आकलन के चरण हैं। योजना आकलन के चरण हैं, ठीक। योजना आकलन के चरण हैं, जिसमें क्या क्या है? केस फाइंडिंग, विकासात्मक स्क्रीनिंग, निदान और कार्यक्रम और हस्तक्षेपों की व्यक्तिगत योजना बनाना, फिर कार्यक्रम निगरानी और मूल्यांकन करना, योजना आकलन के चरण है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कोर्स 12 से, ठीक है, मुझे लगता था कि हाँ, लग रहा था कि ये प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं या ये आ सकते हैं, तो जितने भी थे मैंने आपको करा दिया। और इसमें से भी पता है कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारा 2 नंबर में पूछ रहा था कहीं ना कहीं वो 5 नंबर में आ सकता है। जैसे योजना आकलन के चरण आ जाएगा, 5 नंबर में आ सकता है, या पारिवारिक संसाधन के प्रकार आ सकते हैं 5 नंबर में। अगर हमें ये याद होते ना, केस फाइंडिंग में क्या होता है? केस हिस्ट्री लेना होता है, बच्चे को जानना होता है, छात्र के बारे में हमने जानकारी लेनी होती है, ठीक है, उसको उसकी पहचान हो गई, ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, डायग्नोस हो गया, ये सब हो गया। जब हमें 2 नंबर में ये सारे पॉइंट्स याद होते हैं तो 5 नंबर में अच्छे से करके आ सकते हैं। इसलिए 2 नंबर वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। हमको पता होगा योजना आकलन के जो चरण है उसमें सबसे पहले केस फाइंडिंग करना है, विकासात्मक स्क्रीनिंग। अगर 5 नंबर में आ गया तो विकासात्मक स्क्रीनिंग में क्या है, जो आइडेंटिफिकेशन चल रहा है बच्चे का, उसमें हम देखेंगे किस तरीके से उसके माइलस्टोन है, कैसे कोई डिले है या क्या है, क्या उसका कारण रहा, ये सब चीज़ें। निदान का मतलब क्या होता है? कार्यक्रम, हस्तक्षेप, व्यक्तिगत योजना बनानी होती है उस बच्चे के लिए। मतलब ये है कि 2 नंबर में जो प्रश्न आते हैं अगर हम उनके पॉइंट्स याद हो जाते हैं, हमको याद कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर 5 नंबर में उससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो हम उसको करके आ सकते हैं, छोड़ के नहीं आएंगे, उसको करके ही आ सकते हैं। इसीलिए जो भी प्रश्न आपको कराए हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छे प्रश्न अगर कोई करा रहा होगा आपको। हालांकि कोई बात नहीं है, जिसको अच्छा लग रहा है वो करे। वीडियो क्वालिटी अगर थोड़ी वीक रहती है मेरे फ़ोन की तो आप लोग साइट से जाकर यूट्यूब पर, जहाँ पर आपका वीडियो चल रहा है, आप देखेंगे साइट से आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वहाँ क्लिक करिए, वीडियो क्वालिटी आप अपने फ़ोन की बढ़ा लीजिए, आपको थोड़ा ठीक दिखने लगेगा। दिख नहीं रहा है तो सुन लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे और ये आपका लास्ट पेपर होगा सेकेंड ईयर वालों का। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने जो आपके जूनियर्स हैं, ठीक है ना, उनको ये वीडियो शेयर करें, उनको लिंक दीजिएगा, ठीक है ना। और जो अभी हो सकता है एडमिशन ले रहे हैं उनको आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।